सोचिए जरा, आपके क्लाउड में हजारों तस्वीरें, आपके ड्राफ्ट्स में अधूरे ईमेल, वे संदेश जिनमें आपकी रोज की हंसी, आपकी चिंताएं, आपका प्यार छुपा है, आपकी पूरी डिजिटल छाप, इंटरनेट पर बिखरे हुए पलों की एक पूरी जिंदगी। मानव इतिहास के अधिकांश हिस्से में हम भौतिक चीजें छोड़ जाते थे, चिट्ठियां, तस्वीरें, एक घड़ी, एक अंगूठी। लेकिन अब हम अपने पीछे कुछ और बड़ा और कहीं ज्यादा नाजुक छोड़ जाते हैं, एक डिजिटल आत्मा जो बस वहीं पड़ी रहती है, इंतजार करती हुई। और इससे एक ऐसा सवाल उठता है जो किसी और पीढ़ी ने कभी नहीं पूछा, इस नए तरह के भूत का रखवाला कौन है? यह कहानी है डिजिटल कब्रिस्तान की और उन लोगों की जो चुपचाप इसके संरक्षक बन गए हैं। यह शुरू होता है जैसे आजकल की कई कहानियां शुरू होती हैं, एक नोटिफिकेशन से, किसी ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन याद दिलाने वाला संदेश जो अब यहाँ नहीं है, एक याद जो अचानक उभर आती है, एक साल पहले आज की कोई रंगीन मुस्कुराती हुई तस्वीर। ये एक छोटा सा दिल को रोक देने वाला क्षण होता है जब दिमाग उलझन में पड़ जाता है। एल्गोरिथम अपनी अनंत और अनजान समझ में नुकसान के बारे में कुछ नहीं जानता, वह तो बस जुड़ाव के बारे में जानता है। हम सब ने इसे देखा है या किसी ऐसे को जानते हैं जिसने देखा है, और इंसानी दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच उस अजीब दर्दनाक जगह में एक नया पेशा जन्म ले रहा है। इन्हें डिजिटल लीगेसी प्लानर, डिजिटल एग्जीक्यूटर कहा जाता है। ये हमारे बाद की जिंदगी के वास्तुकार हैं। मैंने एक से बात की जिनका नाम क्लारा है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका काम पासवर्ड से शुरू नहीं होता, यह कहानियों से शुरू होता है। एक बेटा अपने पिता का अधूरा उपन्यास एक लॉक्ड लैपटॉप से निकालना चाहता है। एक विधवा अंतिम संस्कार के लिए प्रिंट निकलवाने के लिए साझा फोटो एल्बम तक पहुंच चाहती है। एक माता पिता अपने बच्चे का निजी ब्लॉग देखना चाहते हैं ताकि वे समझ सकें। क्लारा ने इसे एक तरह की डिजिटल पुरातत्व बताया। सिर्फ कोड नहीं तोड़ रही है, वह किसी व्यक्ति की पहचान को उन टुकड़ों से जोड़ रही है जो वे पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने मुझे इसके अजीब अंतरंगता के बारे में बताया। किसी के ब्राउजर में खुला आखिरी टैब देखना, उनकी प्लेलिस्ट में बजता आखिरी गाना, वह किराने की सूची जिसे वे कभी पूरा नहीं कर पाए। इन्हीं मामूली बातों में उन्होंने कहा, अक्सर हमें किसी जीवन की सबसे गहरी गूंजें मिलती हैं, लेकिन यह सिर्फ भावनाओं की कहानी नहीं है, यह एक कानूनी और तकनीकी अनिश्चित क्षेत्र की कहानी है। क्योंकि जब आप मर जाते हैं तो वे सेवा शर्तें जिन्हें आपने बिना पढ़े स्वीकार कर लिया था, आपके साथ नहीं मरती, वे एक किले की तरह बन जाती हैं। और आपका परिवार, आपके प्रियजन, वे बाहर रह जाते हैं, जिनके पास अंदर जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। सालों तक एप्पल की कुख्यात नीति थी, पूरी तरह से लॉकडाउन, कोई पासवर्ड नहीं तो हमेशा के लिए कोई पहुंच नहीं। आपकी तस्वीरें, आपके नोट्स, आपके संदेश सब डिवाइस के अंदर एनक्रिप्टेड और दफन रहते हैं। हाल ही में उन्होंने लीगेसी कॉन्टैक्ट्स की सुविधा शुरू की है, लेकिन यह एक जटिल, पहले से नियोजित प्रक्रिया है जिसे ज्यादातर लोग कभी सेट नहीं करते। गूगल के पास इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर नामक एक टूल है जिसमें आप तय कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद एक निश्चित समय के बाद क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको अपनी डिजिटल मृत्यु की योजना तब बनानी होती है जब आप पूरी तरह जीवित हैं। और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या आप किसी प्रोफाइल को स्मृति चिन्ह में बदलते हैं? क्या आप उसे यादों की जगह बनाते हैं या उसे डिलीट कर देते हैं, जिससे एक डिजिटल अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है? हर कंपनी की अलग नीति है, अलग फॉर्म भरना होता है, और यह साबित करने के लिए अलग तरह का प्रमाण देना पड़ता है कि कोई व्यक्ति अब नहीं रहा। यह एक उलझी हुई दर्दनाक नौकरशाही है जो सबसे बुरे समय पर सामने आती है। लेकिन यह और भी जटिल हो जाता है। उन चीजों का क्या जो हमारे पास है नहीं, बल्कि जिन्हें हम किराए पर लेते हैं। मैंने डेविड नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात की। उसके भाई मार्क को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके किंडल पर सैकड़ों किताबों की एक लाइब्रेरी थी। जब मार्क का निधन हुआ तो डेविड ने सोचा कि वे किताबें, वह लाइब्रेरी जिसे उसके भाई ने हजारों डॉलर खर्च करके बनाई थी, संपत्ति का हिस्सा होंगी। वह गलत था। उसने कंपनी से संपर्क किया, मृत्यु प्रमाण पत्र दिया और किताबें ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। जवाब था नम्रता से, लेकिन दृढ़ता के साथ, नहीं, सेवा की शर्तें स्पष्ट हैं। आप वह डिजिटल मीडिया जिसके लिए आप पैसे देते हैं, उसके मालिक नहीं होते। आप उसे एक्सेस करने का लाइसेंस खरीदते हैं, और वह लाइसेंस व्यक्तिगत और गैर हस्तांतरणीय होता है। वह आपके साथ ही समाप्त हो जाता है। मार्क की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी, उसके जीवन भर की पढ़ाई बस रद्द कर दी गई, ऐसे मिटा दी गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। यही हमारे डिजिटल युग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमने अपनी जिंदगी का पहले से कहीं ज्यादा हिस्सा ऑनलाइन जमा कर लिया है, फिर भी हमारे पास इस पर नियंत्रण पहले की तुलना में कहीं कम है, जितना कि किसी भौतिक वस्तु पर होता था।
हम अपनी जेबों में अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जैसी लाइब्रेरी बना रहे हैं, लेकिन सेवा की शर्तें कभी भी उसे जला सकती हैं। तो इसका समाधान क्या है? हम इससे कैसे निपटें? कुछ लोग जैसे क्लारा एक नए तरह की डिजिटल वसीयत की वकालत करते हैं, एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ आपकी संपत्तियों की सूची नहीं देता बल्कि आपकी इच्छाओं को भी बताता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ईमेल पढ़े जाएं या आपका फेसबुक प्रोफाइल एक स्मारक बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कहानियां सहेज ली जाएं या आपकी उपस्थिति को धीरे धीरे मिटा दिया जाए? यह बातचीत भले ही उदास लगे, लेकिन शायद यह सबसे व्यावहारिक और प्यार भरी चीजों में से एक है जो हम कर सकते हैं। यह अंत पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, यह उस जीवन का सम्मान करने के बारे में है जो जिया गया, क्योंकि आखिरकार यह सच में डेटा की कहानी नहीं है। यह क्लाउड, पासवर्ड या सेवा की शर्तों के बारे में नहीं है, यह यादों की कहानी है। हजारों वर्षों से हम ऐसे तरीकों की तलाश करते आए हैं जिससे हमें याद रखा जाए, कोई ऐसा निशान छोड़ने के लिए जो कहे मैं यहाँ था। हमने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, हमने पत्थरों पर अपने नाम उकेरे, हमने स्मारक बनाए। अब हम पोस्ट करते हैं, साझा करते हैं, अपलोड करते हैं, टिप्पणी करते हैं। हमारा आधुनिक स्मारक संगमरमर का नहीं बना है, यह मेटाडेटा से बना है। एक विशाल, नाजुक और खूबसूरत रिकॉर्ड है एक इंसानी जीवन का। एक रिकॉर्ड कि हमें क्या पसंद था, किस पर हम हंसे, हम रात के 2 बजे किससे बात करते थे। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसे कौन संभालेगा, सवाल यह है कि क्या हम याद रखेंगे कि यह सुनिश्चित करें कि इसे संभाला जाए। क्या हम याद रखेंगे कि अपनी कहानियां आखिरी बार उन लोगों को सुनाएं जिन्हें उन्हें संभालना सीखना होगा?